हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, कुछ क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इस सब्जेक्ट में बच्चों को एक बहुत 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 बड़ा डाउट है, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना। अभी बच्चे सवाल करते हैं, लास्ट ईयर भी मैं समझा के थक गया कि नहीं भाई, नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, क्या बोलता हूं, मोड ऑफ एक्शन अपने सिलेबस में नहीं है। प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं, अच्छे समझ लें, अन्यथा बाद में वही एक्स्ट्रा पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कुछ भी कह लें हम लोग, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपने कोर्स में नहीं है, मतलब नहीं है। चलो थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की तरफ नजर डालते हैं। अपना सिलेबस कौन सा है? ये ER 20 है ना। ER 91 था, वो हट चुका है अब ER 20 की अगर हम बात कर लें तो स्टार्टिंग के जो वो है, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सोर्स एंड टाइप्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। इंप्योरिटीज, उसमें कुछ लिमिट टेस्ट वगैरह है। दूसरे में हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है ना। इसमें मैंने भी अपने लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल लेके ही चलाऊं, क्योंकि लास्ट ईयर में अंदाजा नहीं था कि कितनी चीजें आने वाली हैं, लेकिन अब इस लेक्चर के थ्रू मैं चीजों को क्लियर कट कर दूंगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो हेडिंग है, अगर वही टॉपिक क्लियर है, हेडिंग ही हमें क्लियर हो जाए तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, जैसे यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, तो यहां पर क्या हमारे पास फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशंस एंड यूजेस, ठीक है। 4 चीजें पढ़नी है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस, ठीक है ना। ये 4 चीजें हमें यहां पे कवर करनी होती हैं। उसके अलावा अगर बात करूं, 4th चैप्टर हमारा नॉमेनक्लेचर को लेकर के है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर को लेकर के। उसके बाद 4 के बाद 5 से लेकर के 13 तक, 5 से लेकर के 13 तक हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि स्टडी करनी है हमको क्या, क्लासिफिकेशन, जैसे कि एनेस्थेटिक, इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे। केमिकल नेम, अब इसमें जो कंपाउंड्स दे रखे हैं उनके केमिकल नेम देख लेंगे और केमिकल स्ट्रक्चर देख लेंगे। अच्छा, केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर भी केवल उन कंपाउंड का देखना है जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। क्लासिफिकेशन, जैसे कि यहां पे क्लासिफिकेशन कितनी हो जाएंगी, एनेस्थेटिक की, सेडेटिव की, एंटीसाइकोटिक की, एंटी कन्वर्सेंट की और एंटी डिप्रेसेंट की, ये क्या हो गई हमारे पास क्लासिफिकेशन हो जाएगा। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर केवल स्टार वालों को करना है, सबका नहीं करना है। उसके बाद यूजेस, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम्स। ये हेडिंग समझ ली अच्छे से, सिलेबस सामने निकाल लो। अब मैं दिखाने जा रहा हूं। अब इसके बाद 5 से लेके आगे नेक्स्ट 13 तक हमारे पास टोटल वही सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आंसर तुम्हारे यहीं पर ही है इसके अंदर, क्योंकि आंसर्स तो तुमको पता ही है, तुम्हारे पास लिखे हुए होंगे। मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आते हैं, ठीक है। तो जरा यहां देखते हैं, इसको हम जरा सेट कर लें, वरना बार बार बीच में एक ब्लैक पेज आता रहेगा जो कि दिक्कत देगा, तो उसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पर ये है हमारे पास, मैं यूपी की बात करने जा रहा हूं, फिर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। मेरे पास 2 अवेलेबल हैं, तो मैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। इस तरह से पेपर लिखा हुआ आएगा तुम्हारे पास कुछ। और अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग एनी वन। किसी एक, आयरन या आर्सेनिक, एक के बारे में लिखना है। क्या है, प्रिंसिपल और केमिकल रिएक्शन। अब जरा यहां देखें, जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं, लास्ट जो मैंने अपना ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था क्वेश्चन हमारे पास ना डायरेक्ट आने वाला है। प्रिंसिपल, प्रोसीजर ना पूछ करके प्रिंसिपल पूछ लिया है, और इसी के अंदर होने वाली क्या है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल और प्रोसीजर, केवल 2 ही चीजें पढ़नी है हमें, प्रिंसिपल और प्रोसीजर पढ़नी है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, प्रिंसिपल आ गया किसका, आयरन का या उसका आ गया। तो यहां से बात समझ में आ रही है, हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या, प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन। अब प्रिंसिपल में केमिकल रिएक्शन तो पढ़ोगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, प्रिंसिपल लिखो, उसका केमिकल रिएक्शन लिख दो, कुछ नहीं करना, उसके बाद सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा खत्म। आगे आते हैं, व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये क्या हो गया, डेफिनेशन होगी। डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, यही एक है इसके अंदर। तो जरा देखते हैं हम लोग
क्या था हमारे पास, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स की अगर हम बात कर लें तो जरा ये देखें हम लोग, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस, इसके बाद कॉम्प्लेक्स में रिडॉक्स। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर, ठीक है, एक तो रिडॉक्स टाइट्रेशन पता होना चाहिए क्या होता है, उसके अंदर बेसिक बातें, जब बेसिक बातें पढ़ोगे तो उसके अंदर तुम लोग पक्के से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पक्का पढ़ा होगा। अगर ये नहीं पढ़ा है तो फिर बेकार लेक्चर, ठीक है ना। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम लोग ये पढ़ते ही पढ़ते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सैलिक एसिड के अगेंस्ट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा है। अब देखो डिफाइन एनी टू, केवल डिफाइन के लिए बोल रहा है, दो किसी भी दो को डिफाइन कर दो तो 2 into 1 2 मार्क्स, 2 into 1 2 मार्क्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट, राइट ए नोट ऑन सैलाइन कैथार्टिक्स, कैथार्टिक्स के बारे में बात होगी। अब देखो जरा डिफाइन करना है, हिमेटेनिक्स, टॉपिकल एजेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। एक लाइन का इनका डेफिनेशन किसी भी दो की दे दोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और सैलाइन कैथार्टिक को हमको क्या करना है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। तो देखते हैं यहां पर, ये देखो जरा, हिमेटेनिक, जीआईटी और टॉपिकल एजेंट, डायरेक्ट इनको क्या कर देना, हमें एक लाइन में डिफाइन कर देना था। उसके बाद इसमें आता है हमारे पास सैलाइन कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, जब कैथार्टिक पढ़ोगे तो उसमें क्या पढ़ोगे, सैलाइन कैथार्टिक्स पढ़ोगे। तो सीधा सीधा कैथार्टिक को लेकर के हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, केवल हेडिंग्स जो हैं उनसे ही हमें क्या रहना है, चिपक के रहना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। बात समझ में आ रही है। सेम यहां पर भी वही सीन है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन जब आगे आएंगे तो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। अब देखो, व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, लो हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं, डेफिनेशन जिसके अंदर एटम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। क्लासिफाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड गिविंग वन स्ट्रक्चर ऑफ ईच क्लास। अब यहां पर जब आईयूपीएसी पढ़ोगे तो वहां पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा। जब आईयूपीएसी पढ़ते हो तो वहां पे क्या आता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बेसिक सी बातें आती हैं, उसका क्लासिफिकेशन आता है। तो ये तुम्हारे पास यहां पर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन, ये 5 नंबर का एक डेफिनेशन और एक क्लासिफिकेशन आ गया किसका, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो यहां पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, कंटेनिंग अप टू 3 रिंग्स, 3 रिंग्स तक का हमको लेके चलना, उससे ज्यादा नहीं लेके चलना है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को लेकर के यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है और उसका क्लासिफिकेशन। आईयूपीएसी पूछी ही नहीं उसने, लो उसने केवल इसका क्लासिफिकेशन पूछ दिया और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन पूछ दी। क्लियर है बातें, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी दाएं बाएं से क्वेश्चन हटके नहीं आ रहा, दिमाग लगा के थोड़ा सा पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। अब राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है हमें, क्या लिखना है, केमिकल स्ट्रक्चर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर पैरासीटामोल, आईएनएचएस, डेप्सोन, मेटफॉर्मिन, फिनोबार्बिटॉल, इमिप्रामिन, हाइड्रोक्लोराइड और डोपामाइन। तो यहां पर हम लोग एक चीज देखेंगे, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा ढूंढने में, चलो देख लेते हैं फटाफट, मार्क करते चलता हूं। देखो केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर की वहां पे जो बात करी है, अभी तुम लोग देखोगे जैसे कि जिनके ऊपर केवल स्टार लगा हुआ था, जिनके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, केवल वही है। यहां पे हम लोग सर्च कर लें अगर, तो कौन कौन से थे हमारे पास, आगे आते हैं। जैसे कि अगर हम एक बात कर लें, एक पैरासीटामोल था अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास पैरासीटामोल। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है और बड़ा कॉमन है ये, ठीक है, पैरासीटामोल क्या है, बड़ा ही कॉमन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और हमारे पास क्या था, तो डायरेक्ट क्या पूछ लिया है, मैं कहना चाह रहा हूं डायरेक्ट उसने क्या पूछ लिया है, केमिकल स्ट्रक्चर पूछ लिया है। तो मैंने क्या कहा, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। अब तुम यहां पे जब सर्च करोगे तो यहां जितनों के ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना, पैरासीटामोल, आईएनएच, डेप्सोन, मेटफॉर्मिन, फिनोबार्बिटल, इमाप्रिन हाइड्रोक्लोराइड और डोपामाइन, ठीक है ना। तो जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, केवल और केवल हमको वही पढ़ने हैं, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। अब यहां पर आईएनएच क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है, ढूंढने पड़ेंगे एक एक करके। और उसके बाद आ जाए अगर हम लोग एंटी एनाल्जेसिक आ गया, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की बात कर लें, मेटफॉर्मिन क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। तो हमें केवल स्टार वालों के ही नाम और स्ट्रक्चर याद करने हैं, सबके याद नहीं करने हैं। और जो ये पेपर दे रहा हूं मैं, इसको एज ए सैंपल पेपर भी मान के चले और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आगे आते हैं, ठीक है। यहां पे मेन मुद्दा किसका है, कहीं पे अगर तुमको ये दिख जाए मोड ऑफ एक्शन तो मेरे को बताना,
आगे आते हैं, राइट द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी 5 के बताने हैं, 5 into 1 1 मार्क्स का है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन लगभग क्या है, एक जैसी होती है। तो मैंने जैसे बताया, हमारे पास हेडिंग में क्या है, अपने पास हेडिंग मतलब अपने पास जो सिलेबस है, सिलेबस में केवल क्या है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। देखो जो हेडिंग में है वही पूछ रहा है, ठीक है। अब पूछ किसकी लिए उसने, ठीक है, जैसे कि उसने एक पूछ लिया उसकी डायूरेटिक्स में आ जाए अगर हम लोग, तो भूल गया मैं भी, कौन था भैया, इंसुलिन है, एस्प्रिन है, ठीक है, एसाइक्लोवीर है, डायजीपाम है, ठीक है। तो यहां पर आ जाए हम लोग एंटीवायरल में एसाइक्लोवीर आ गया। और मैं बोलता भी था जो स्टार वाले वो इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाए ये रहा, यहां पर अगर हम बात करें एस्प्रिन आ गया, ठीक है ना। तो देखो जो स्टार वाले वो तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और इनकी क्या पूछ ली है, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन। कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पूछा, जो हेडिंग थी वही पूछी है। मोड ऑफ एक्शन नहीं पूछा, मोड ऑफ एक्शन नहीं पूछा, ठीक है। आगे आते हैं डोपामाइन, क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। अब देखो यहां चाहे क्वेश्चन 6 तो हम लोग कर ही रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम यूजेस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। मोड ऑफ एक्शन तो नहीं पूछा, ठीक है। अब यहां पर आइसोबार्बिडाइनाइटेड है, सल्फाएसिटामाइड है, प्रोप्रानोलोल है, डाइक्लोफिनेक है, ऑफ्लॉक्सासिन है, ये सब एंटीबायोटिक के अंदर आते हैं अपने, ठीक है। रेमडेसिविर है, एंटीवायरल आ गया ये। तो इसमें किसी का मोड ऑफ एक्शन तो नहीं पूछा, और पॉपुलर ब्रांड नेम और यूजेस ये अपने सिलेबस में है, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम और यूजेस, पॉपुलर ब्रांड नेम और यूजेस ये अपने कहा है, सिलेबस में है। सिलेबस का बाहर का कुछ नहीं पूछ रहा, कुछ ऐसा ही हमारा पेपर रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी के हिसाब से चलें, जो मैं कहना चाह रहा हूं, बात शायद समझ रहे होगे, कि बिल्कुल भी इधर उधर के चक्करों में ना पड़े। अब पार्ट भी आता है, जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं अपने। डिस्कस 3 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटी, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटी की बात कर लें अगर हम लोग, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है यहां पर, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज, ठीक है ना। सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज। तो इफेक्ट ना पूछ करके उसने डायरेक्ट क्या पूछ लिया हमसे, सोर्स पूछ लिया है। डायरेक्ट क्या पूछ लिया है, सोर्स पूछ लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं। आगे आते हैं, राइट इन शॉर्ट अबाउट ग्राइमेटिक एनालिसिस। लो, ग्राइमेटिक एनालिसिस के बारे में जो बात है, डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा प्रोसेस लिख देंगे और बातें बता देंगे तो खत्म हो जाएगा 3 नंबर में। डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। एंटासिड के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रही है। राइट ए नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। अब देखो जैसे ये एंटासिड आ गया, ठीक है, या नार्कोटिक एंटागोनिस्ट आ गए, इनमें क्या करना है हमें, बात बता देता हूं मैं। अब जैसे यहां पर क्या आ गया हमारे पास, कहां गया, एंटासिड ये रहे, ठीक है। जैसे ये एंटासिड है, ठीक है ना। अब एंटासिड के बारे में जब बातें करने को आती हैं, तो एंटासिड के बारे में क्या लिखें, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। तो जब नोट लिखने की बारी आएगी तो यहां पर तुम लोग उसके होते क्या एंटासिड, डेफिनेशन, जब नोट लिखने के बारे में लिखें क्या, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, उसकी मार्केट प्रिपरेशन, उसकी स्टोरेज कंडीशन और उसके यूज, यही 4-5 बातें लिखोगे शॉर्ट नोट्स में। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि यही पढ़ के जा रहे हैं हम लोग, ये अपने कोर्स में है। बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है। तो यही सब 4-5 बातें लिख करके तुम्हें शॉर्ट नोट्स में क्या कर देना है, खत्म कर देना है। क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग, एक और था अपने पास नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट आगे आते हैं, कोलिनर्जिक एड्रेनर्जिक कहाँ चला गया है, बड़ा बड़ा सिलेबस, इसमें चीजें जल्दी दिखती भी नहीं है। एनाल्जेसिक, नार्कोटिक ओके। तो यहां पे अभी वो दिख नहीं रहा है, एंटीबायोटिक्स आ गया, चलो उसको मैं अभी दिखाता हूं। उसमें क्या था हमारे पास, इधर आ जाते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। इसको मैं अभी दिखाता हूं कि किस में है और कहां है। ओके, मैं सिलेबस ले आया क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में एकदम से दिखता नहीं है। तो देखो नार्कोटिक, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। तो ये कहाँ गया, हाँ ये रहा।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, जब इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आ गया और कितना है 3 नंबर में, तो क्या लिखोगे? अब सर शॉर्ट नोट में क्या लिखें? भैया कुछ नहीं करना, क्या क्या हमने इसके बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में, हम सबको पता है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। हम लोगों ने इसके बारे में क्या क्या पढ़ रखा है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रखा था, वो तो किस कैटेगरी में आता बता दो, डेफिनेशन हो जाएगा। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर, अगर स्टार लगा हुआ देख लेते हैं अभी, यूजेज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड पॉपुलर ब्रांड नेम्स। शॉर्ट नोट में यही लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि हमको क्या करें और क्या ना करें। क्लियर है बातें? तो राइट ए नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। क्वेश्चन कोई भी बाहर का नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? और लिखना वही है जो अपने सिलेबस में है। क्लियर है? तो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, जैसे कि इसमें क्या है, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट जब देखोगे सिलेबस, मेरे हाथ में सिलेबस ही है, उसके ऊपर स्टार नहीं है, तो यहां पर इसका तुम लोग केमिकल नेम और स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे तो चलेगा। आगे आते हैं। डिस्कस शॉर्ट नोट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब एंटी हाइपरटेंसिव हमने देखा है चैप्टर नंबर 7। अब यहां पर क्या है, चैप्टर नंबर 7 जब हम लोग जाते हैं तो ये आया था हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव विद एग्जांपल। ठीक है, शॉर्ट नोट, तो यहां पे क्या करोगे, इसका क्लासिफिकेशन कर दोगे, वही नेम रिएक्शन दे दोगे, 2-4 प्रोपनालॉल, कैप्टोप्रिल, जो खास 2-4 तुमने याद कर रखे होंगे वो एग्जांपल दे दोगे और उनके बारे में बता दोगे, खेल खत्म। ठीक है ना? वही बातें बतानी है जो अपना हेडिंग है, यहां पर हमको यही बातें बतानी है। क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, अगर स्टार वाला कंपाउंड होगा तो जनरल हेडिंग ही आ गई है तो क्लासिफिकेशन दे दोगे उसमें, यूजेज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, टाइप। जब शॉर्ट नोट या ब्रीफ नोट आता है तो हमको यही 4-5 चीजें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यही 7-8 चीजें हमको देनी होती हैं ब्रीफ नोट या शॉर्ट नोट में। उसके अलावा हमें कुछ नहीं देना है। क्लियर है बातें? बात समझ में आ रही है? और ये वाला पेपर को एज अ सैंपल पेपर समझो कि ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आए हैं और काफी कॉमन से क्वेश्चन है, इस बार भी आने की संभावना रहेंगी काफी सारे। ठीक है, राइट द स्टोरेज कंडीशन। देखो फिर से वही आया, स्टोरेज कंडीशन। क्या कहीं पे फिर मेरा सवाल है मोड ऑफ एक्शन आया कहीं पर? पूछा कहीं मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? नहीं ना। ठीक है, ऑक्सीजन, सिल्वर नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, सोडियम फ्लोराइड, सारे कंपाउंड अंदर दिए हुए हैं। व्हाट आर एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट? ठीक है ना, ये कौन सा आ गया, चैप्टर नंबर आई थिंक 13 है, एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट, डायरेक्ट आ गया। 13 वाला चैप्टर जो है लास्ट वाला, एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट। ठीक है ना, डायरेक्ट दे दे, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसमें इसका क्लासिफिकेशन दे दो, 2-3 कंपाउंड का एग्जांपल दे दो, ठीक है, उसमें 1 या 2 कंपाउंड उनको एक्सप्लेन कर दो, उनका नेम, ठीक है, स्टार वाला कोई चुन लो, उसका नेम, यूज वगैरह उसको क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। जब जनरल क्वेश्चन आ गया कि एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट के बारे में बताओ, तो क्लासिफिकेशन दे दो उसका। ठीक है ना, उसमें 2-3 एग्जाम्पल दे दो और किसी 1 या 2 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करने का मतलब है वही 4-5 चीजें, नेम, केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रांड नेम वगैरह वगैरह, वो सारी बातें उसकी बता देनी है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है? ठीक है। राइट इन ब्रीफ अबाउट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, NSAID, है ना, ये तो बड़ा कॉमन पड़ा होगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, NSAID। ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। आप इसमें भी क्या देख सकते हो, डायरेक्ट इसकी क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, एग्जांपल्स आ जाएंगे, डायरेक्ट उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इससे सिंपल नहीं हो सकता। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हमारा मन है, तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डायरेक्ट चीजें आ रखी हैं। देखो, व्हाट आर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी कि जो मेन चैप्टर की हेडिंग्स हैं, अगर उनको भी अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, ये देखो NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, अंदर के ड्रग्स के बारे में भी कम पूछ रहा है। मेरा कहना मतलब है अगर मेन हेडिंग भी अच्छे से कवर करते हो तो बड़े आराम से 30 से 40 नंबर तो बड़े आराम से खींच लाओगे। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या था? ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मेन हेडिंग डायरेक्ट। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी डायरेक्ट आ गया, चैप्टर नंबर हमारा 9, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, डायरेक्ट पूछ लिया। अब तो हमारा, अब इंसुलिन तो तुमने पक्के से पढ़ रखा होगा, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को डिफाइन करके इंसुलिन के बारे में बता दो सारी चीजें, खेल खत्म। 3-4 एग्जांपल देकर के एक को एक्सप्लेन कर दो,
इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ एक्शन नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं, मोड ऑफ एक्शन नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है। कुछ तो भैया बी फार्मा के लिए छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे। डिफाइन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग लो। डायरेक्ट हेडिंग है, डायूरेटिक्स, एनेस्थेटिक, एंटी कन्वर्जेंट, डेंटल प्रोडक्ट। डायरेक्ट हेडिंग है, अब हेडिंग की भी डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी तो बताओ क्या करोगे? फिर तो दिक्कत होगी ना। तो चैप्टर्स की जो मेन हेडिंग्स हैं, अगर उनकी डेफिनेशन भी तैयार कर ली तो कम से कम 10 से 15 नंबर खींच लाओगे। समझ रहे बात को? उनकी मेन हेडिंग मतलब डेफिनेशन देखो ना, 3x1 जो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि बच्चे लोग कहते हैं कितना लंबा लिखें। लंबा लिखना ही नहीं भैया, 3x1, 3 क्वेश्चन एक नंबर के। अब डेफिनेशन एक नंबर में क्या पूरा 4 पन्ने भरोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। राइट अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फिर डायरेक्ट आगे हेडिंग उठ करके अब यहां पर क्या कर दोगे? क्लासिफिकेशन दे दोगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे दोगे 4-5 और किसी एक एग्जाम्पल को उठा करके एक्सप्लेन कर दोगे, उसका नेम, उसका यूजेस वगैरह वगैरह, इस तरह से उसको क्या कर दोगे? एक्सप्लेन कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो बताओ कितना टफ था ये? कोई टफ नहीं था। डायरेक्ट मेन मोटे मोटे चैप्टर की हेडिंग्स भी अच्छे से याद कर लोगे, पास बड़े आराम से हो जाओगे। ठीक है, ओके आगे आते हैं। ठीक है, इसको अभी और अच्छे से, मतलब फिलहाल तो अभी ये है केवल डर निकालने के लिए चीजें हैं, और डिटेल में एक अलग तरीके से इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। वो तरीका थोड़ा बहुत ही अलग रहेगा, वो आखिरी में देखेंगे, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग टाइट्रेशन। कौन होता है जो कलर चेंज करता है? भाई प्रोसेस पढ़ते हो ना, ये तो सिंपल है, ऐसे बता दोगे इसके आंसर। तो अब क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एसिड लो। एंटी एसिड का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आ गया यहाँ पर। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला कौन नहीं जानता ये। फेरस सल्फेट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, फेरस सल्फेट पहले तो पता होना चाहिए फेरस सल्फेट किस कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, कि वो स्कर्वी, अनीमिया, डायबिटीज, मरासमस, यानी कि जो फेरस सल्फेट है हमारे पास, हमारे किस हेडिंग के अंदर हमने इसको पढ़ रखा है। बात समझ में आ रही है? तो फेरस सल्फेट कहीं ना कहीं आयरन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं दिख रहा है फेरस यहाँ पर क्या है, आयरन से रिलेटेड चीजें हैं। तो कहाँ इस्तेमाल होती है, कहीं ना कहीं ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर तुम लोगों ने जो तरीके मैं बताता हूं, ठीक है ना, काफी सारे तरीके हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली क्लासेस में जनरली चीजें कुछ बहुत सारी डिस्कस हो नहीं पाते। जो मैं चार्ट बताता हूं तुम लोगों को कि इस तरह से चार्ट प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना, उससे ये आइडिया लग जाता है कौन चीज किसके अंदर है। उससे हमारे क्या हो जाएंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूं हो जाएंगे। मतलब 40 नंबर लाना हमारे लिए हलवा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरो एटम। हेटेरो एटम कौन सा होता है? सबको पता है हेटेरो एटम कौन सा होता है ना, पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तुम अब भी ना पढ़वा, मतलब जितना तुमने पढ़ा है सब में पढ़ा होगा। क्या क्या अभी तक ये सब चीजें तो पढ़ी नहीं है ना, ये सब ने पढ़ा है, मतलब सब लोगों ने ये बहुत डिटेल में, जब जहां पढ़ा हमने एनी देखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग लो। एंटी न्यू प्लास्टिक का अगर एग्जाम्पल पता है तुम्हें, जो एग्जाम्पल है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 में, उनमें से कोई ना कोई एक है यहाँ पर ये, ठीक है ना। कालपोल इज द ब्रांड नेम। कालपोल तो हलवा पूछ लिया इन्होंने एकदम। तो ऐसी जनरल ब्रांड नेम भी आएंगे तो ऐसे आएंगे जो तुम लोगों को पता होंगे। कालपोल आधे ज्यादा लोग तुम लोग आंसर कर दो, फटाफट बता दो मेरे को कालपोल का कौन है, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया, थोड़ा सा मानते हैं यहाँ पर। 5,5 डाइफिनाइल इमिडाजोलिन 2,4-डाई1 इज द केमिकल नेम ऑफ, ठीक है ना। तो ये किसका केमिकल नाम है? अब यहां पर थोड़ा सा ये एक पार्ट मानता हूं जिसका आईयूपीएसी अच्छा होगा वो इसको कर पाएगा। तो मैं फिर कहता हूं 80 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4-5 नंबर का नहीं भी आया अगर तो कोई गम वाली बात थोड़ी ना है। जैसे मान लो बहुत हाई फाई चीज थी, ये नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाई फाई तो नहीं है, वैसे प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है किसी ने यही चीज पढ़ रखी हो, उसका फंस जाए ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेकंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, है ना। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन हम लोग पढ़ते हैं। देन ग्लिसोफोल्विन इज, अब ग्लिसोफिल एग्जाम्पल है, किस कैटेगरी में आता है, एनेस्थेटिक की, एंटी फंगल की, हाइपोग्लाइसेमिक की, लक्सेंट। डायरेक्ट एग्जाम्पल, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम लोगों ने ये याद कर लिया, समझो बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं। एक तो तुमने ये पढ़ लिया कि एंटी मलेरियल क्या होते हैं और कैसे करोगे। जैसे मान लो यहां लिख लिया एंटी मलेरियल, ठीक है ना। उसके नीचे तुमने इसके एग्जाम्पल याद कर लिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो स्टार वाले तो पक्के से कर लिए, है ना। 1, 2, ये 4, 5 ये मेफ्लोक्विन है। तो इस तरह से अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि मेफ्लोक्विन इज, ये तो क्वेश्चन आ रहे हैं, मेफ्लोक्विन इज एंटी मलेरियल, एंटी वायरल, एंटी ट्यूबरकुलोसिस या सल्फोनामाइड्स। कितना आसान है ये, इससे इजी क्या लोगे। सीधा में केवल सिलेबस को अगर तुम लोगों ने याद कर लिया तो समझो पास तो हो गए बड़े आराम से।
हर किसी की वो पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और किसके अंदर कौन से ड्रग आ रहे हैं ये पता होना चाहिए। सिलेबस याद कर लिया, पास तब भी हो जाओगे बड़े आराम से। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है ये। मैं फिर बता रहा हूं, मैं यहां पर आंसर्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे ग्रीसोफल्विन हमारा इसके अंदर आता है, ठीक है, तो एंटी फंगल के अंदर एग्जांपल दे रखा है, तो कुछ नहीं करना हमको, डायरेक्ट अब फिल इन द ब्लैंक्स। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, अब ये मान सकते हैं क्वेश्चन एक बार को याद ना हो, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा दिमाग लगाओगे, 11-12 में पढ़ते आए हो। नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज डैश गैस। कौन सी गैस होती है ये? नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, पढ़ा होगा एनेस्थीसिया के अंदर। काम्पोज, वैलियम आर द ब्रांड नेम ऑफ, अब काम्पोज है, वैलियम है, काम्पोज बड़ा कॉमन सा नाम है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक बार को, चलो ये डायरेक्ट याद नहीं रहा। क्लोरमफेनिकोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। अब क्लोरमफेनिकोल पता होना चाहिए क्या होता है, किस कैटेगरी में आता है, एंटीबायोटिक है कि क्या है, ठीक है ना, वो पता है तो क्या ट्रीट कराएंगे वो भी हमें समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज्ड इन एंटीडोट इन डैश एंड डैश। अब यहां पे मान सकता हूं मैं, टफ नहीं है ये भी चीज, यहां मान सकता हूं मैं कि यहां पे हमारे ऑप्शंस नहीं है, तो एक बार को चीजें यहां पे टफ लग सकती हैं। थियोपेंटल सोडियम, ठीक, डायरेक्ट आ गया है, डैश ऑर्डर विद डैश टेस्ट। अब इसका ऑर्डर और टेस्ट, ये बात मैं यहां मान सकता हूं, ये क्या आ गया, ऑर्डर, और ये क्या आ गया, टेस्ट। शायद इसका ऑर्डर और टेस्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये हमारे पास किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। देखो सारी बातें स्पष्ट बता रहा हूं मैं, ऑर्डर और टेस्ट के बारे में पूछ लिया, थियोपेंटल सोडियम, ठीक है ना, जो कि अपने पास क्या है, एनेस्थेटिक है, तो इसका ऑर्डर टेस्ट शायद एक बार को ना बता पाओ, नहीं पढ़ा होगा हमने। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा ना 80 में से 4-5 क्वेश्चन नहीं, उसके अब एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी किसी एक की पूछ ली है, ऊपर मैंने क्वेश्चन दिखाया, दूसरा भी दिखाऊंगा मैं। पिलोकार्बिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, पिलोकार्बिन हमें पता होना चाहिए किस कैटेगरी में आता है, एंटी फंगल है, एंटीबायोटिक है या क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ इजीली लिख पाओगे। एम्फोटेरिसिन बी इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट डैश इन्फेक्शन। भाई देखो सीधा सीधी बात, अगर हमें ये पता है कि एंटी फंगल है, कि ये एनाल्जेसिक है, कि ये डायूरेटिक है, कि क्या है ये, अगर इस ड्रग के बारे में पता है तो मैं यहां पर उसका ट्रीटमेंट बड़े आराम से लिख दूंगा, ठीक है। ग्लिबेनक्लेमाइड पॉजेस अ डैश ग्रुप इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब ये मान सकते हैं कि ग्लिबेनक्लेमाइड का स्ट्रक्चर एक बार को नहीं पता होगा, तो ये टाइप के जो प्रोसेस है ग्लिबेनक्लेमाइड, लेकिन हाँ ग्लिबेनक्लेमाइड अगर ये पता है ग्लिबेनक्लेमाइड किस में आता है, टफ नहीं है ये वाला पार्ट जो आया था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ठीक है ना, ये पार्ट टफ तब है जब हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब थोरो स्टडी नहीं कर रखी है, अदरवाइज ये टफ नहीं है, टफ नहीं मानेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। क्यों नहीं टफ मानेंगे, क्योंकि बड़े कॉमन सी चीजें हैं, पढ़ते वक्त ये कॉमन चीजें तो बिल्कुल हमें पढ़नी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, कहीं पर मोड ऑफ एक्शन मिला क्या तुमको, नहीं मिला, सीधी हेडिंग उठा करके ग्लिबेनक्लेमाइड, सीधा टॉपिक उठा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, उतना ही पढ़ना है। तो फुल फॉर्म ऑफ ईडीटी, अब ये तो ईडीटी का फुल फॉर्म तो हर कोई पढ़ता है, बात समझ में आ गई, ओके। अब आता है हमारे पास ये महाराष्ट्र वाला, यूपी की बात कर ली हम लोगों ने, महाराष्ट्र की बात कर ले, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन कहीं नहीं था, सीधा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, सीधा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, टॉपिक से उठ के आ रहे हैं, उसी चीज को हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और उसी चीज को मैं यहां प्रूफ करने पर लगा हुआ हूं। चलो महाराष्ट्र का डिस्कस कर लें एक बार, इसको सैंपल पेपर भी समझे मेरी तरफ से, ओरिजिनल पेपर है, सैंपल पेपर भी समझ सकते हैं। अब देखो ये क्या है, अटेम्प्ट एनी 6 यानी 5 नंबर के। व्हाट इज पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट, क्लासिफाई इट विद सुटेबल एग्जांपल। अब पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो हमको पता ही है, क्लासिफिकेशन आते हैं इसके, है ना, क्लासिफिकेशन पूछ लिया। गिव द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब बताओ, सीधा सीधा जो हमारे पास हेडिंग्स थी, जो हमारे पास क्या थी, हेडिंग थी, वही हमारे पास क्या पूछ लिया है, डायरेक्ट हमसे ये सब चीजें पूछ ली गई हैं। क्लियर है बातें, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो हम यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, पैरासिम्पैथोलाइटिक, ओके। तो ये हमारे पास आ जाता है पैरासिम्पैथो, कौन से उसमें है, चैप्टर में है अपने पास, ठीक है। तो पैरासिम्पैथोलिटिक, अब यहां पर देखो थोड़ा सा इन लोगों ने क्या कर दिया है, खेल खेल दिया है। क्या खेल खेल दिया है, जो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये कौन से हो गए हमारे पास, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। जो हमारे पास यहां पर हेडिंग क्या रहेगी, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये थोड़ा सा क्या है, अब ये यहां थोड़ा सा दिमाग लगा,
ठीक है ना। बच्चा कह सकता है कि डायरेक्ट हेडिंग तो नहीं है, लेकिन जब कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये नाम पक्का आना चाहिए, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट, कि ये लाइटिक मतलब ब्रेक करने वाले होते हैं जो पैरासिम्पैथो को रोकेंगे, ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्लासिफाई कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब क्लासिफाई करना, एग्जांपल देना, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, और डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड उसी में एक एग्जांपल दे रखा है, उसी के बारे में सारी बातें करनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अगेन डायरेक्ट उसी से उठ के आया, किससे, सिलेबस की हेडिंग से। अब देखो यहां पे फिर से जो हमारा ये दोनों पेपर सेम ईयर के हैं, सेम यानी कि 2022 के हैं, ध्यान रखना। डिफाइन ग्राइमेट्रिक देखो यहां पे भी आ गया, स्टेट इट्स प्रिंसिपल एंड डिस्क्राइब वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन इट। अब ग्राइमेट्रिक एनालिसिस पढ़ोगे तो तीन ही बातें पढ़ोगे, होती क्या है, क्या प्रिंसिपल है, क्या उसके अंदर स्टेप है, खत्म कहानी, ठीक है। ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीसाइकोटिक। अब यहां जरूर हैविंग पिप्रिडीन न्यूक्लियस, गिव इट्स केमिकल नेम, यूजेस, फॉर्मुलेशन एंड पॉपुलर ब्रांड नेम। देखो पूरा हेडिंग से उठ के आ गया है, केमिकल नेम, यूजेस, फॉर्मुलेशन एंड पॉपुलर ब्रांड नेम। मोड ऑफ एक्शन क्या पूछा, मोड ऑफ एक्शन पूछ सकता था, नहीं पूछा अभी तक, है ना। केमिकल स्ट्रक्चर एंटीसाइकोटिक, जो एंटीसाइकोटिक है, एंटीसाइकोटिक जिसके अंदर पिप्रिडीन न्यूक्लियस होता है। अब यहां थोड़ा सा जरूर मैं ये कहूंगा कि यहां बातें थोड़े से क्या दिमागी वाली बातें हो गई हैं। पिप्रिडीन न्यूक्लियस के बारे में तुम्हें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना, कि पिप्रिडीन न्यूक्लियस कौन सा होता है। ये कहां क्लियर होगा, ये तुम्हारा आईयूपीएसी में क्लियर होता है। ये किस में क्लियर होता है, तुम्हारा आईयूपीएसी में क्लियर होता है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फ्रॉम द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब आईयूपीएसी नेम दे दिया, इस नेम से हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आईयूपीएसी का क्वेश्चन आ गया, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से हमारे पास क्या आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्लियर है बातें, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट, देखो डायरेक्ट हेडिंग से क्वेश्चन आ गया। अब मैं वापस बैक नहीं जा रहा बार बार, एक्सप्लेन देयर, ये आया क्वेश्चन यहां पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। गिव द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केटेड प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। अब यहां पर ये जो आ गया है यहां पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है ना। इसको अभी हम देखेंगे कैसे आ गया क्वेश्चन ये भाई, ठीक है, जो कि अपने कोर्स में नहीं है, बाद बाकी चीजों पर नोटिस करते हैं, इस पर भी बाद में बात करेंगे। गिव फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, मार्केटेड प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस। पूरा क्वेश्चन आ गया बोरिक एसिड वाला जो अपना पार्ट है, यानी कि जो अपने पास चैप्टर नंबर, बोरिक एसिड वाला कौन सा है, ये रहा, ठीक है ना, ठीक है, सिल्वोनाइट्रेट, ये रहा बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड डायरेक्ट वही सब चीजें पूछ ली हैं, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस, ठीक है। अब उसमें जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं, बात करेंगे अभी उस पर, ठीक है। फॉर्मुलेशन, मार्केट एंड यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक को क्या करो, क्लासिफाई करो, यानी कि यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आ गया है विद एग्जांपल भी देने हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के न्यूक्लियस के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनाना है हमें और ड्रॉ करना है। आल्सो गिव स्ट्रक्चर ऑफ अमोक्सिलिन विद इट्स केमिकल नेम, यानी कि यहां पे डायरेक्ट हमें अमोक्सिलिन एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उसका क्या पूछ लिया है, केमिकल नेम और स्ट्रक्चर बनाने को कह रहा है। मोड ऑफ एक्शन यहां पे भी नहीं आया किसी एक पर्टिकुलर चीज का। एक्सप्लेन रिएक्शन एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड ड्रॉ नीट लेवल स्केच ऑफ गजेट एपरेटस, है ना, कुछ गजेट कहते हैं इसे। तो ये तो बड़ा कॉमन सा है ये वाला एपरेटस, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बार बार क्या करते हैं, चीजों को परफॉर्म करते हैं। और एक्सप्लेन रिएक्शन एंड प्रिंसिपल, वही आ गया, रिएक्शन एंड प्रिंसिपल क्या क्या आ गया, ठीक है, इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम स्केच ऑफ गैजेट एपरेटस, ठीक है। तो अगर कोई मान लो एक बार कोई ये नहीं कर पाया तो प्रिंसिपल और रिएक्शन तो मैंने कहा था याद ही करनी है हमको ये, ठीक है। कहीं पर भी, अच्छा अब वो तो बात अलग हो गई, यहां पर आगे आते हैं। गिव एनी टू ब्रांड नेम, क्या क्वेश्चन है, ब्रांड नेम, डायजिपाम, एमिट्रिप्टिलिन या कार्बामेजिपिन, ब्रांड नेम देने हैं। ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर एंड ऑफ क्लोरमफेनिकोल, गिव इट्स यूजेस एंड ब्रांड नेम, यूजेस और ब्रांड नेम। मोड ऑफ एक्शन यहां पे कहीं पे भी नहीं है। स्टेट व्हाट इज मीन्ड बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, डेफिनेशन पता ही होगी। इनलेट्स इज टाइप एंड एक्सप्लेन वन प्रेसिपिटेशन टाइप ऑफ टाइट्रेशन।
ठीक है ना। इसके टाइप वो 4-5 थे हमारे पास, एसिड बेस वाले जो थे वॉल्यूमेट्रिक के अंदर एसिड बेस आ गया, प्रेसिपिटेशन आ गया, रिडॉक्स आ गया, वो सब किसके अंदर आ गए, वॉल्यूमेट्रिक के अंदर। अब कह रहा है एक्सप्लेन वन प्रेसिपिटेशन टाइप ऑफ टाइट्रेशन, एक प्रेसिपिटेशन के जो टाइप होते हैं उनमें से एक को एक्सप्लेन कर देना, यानी कि ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है। व्हाट आर डायोरेटिक, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डायोरेटिक्स क्या होते हैं, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायोरेटिक हैविंग फ्यूरॉन न्यूक्लियस। यहां पे देखो एक चीज अब तुमको समझ में आई, जो न्यूक्लियस की खासियत से हमें चीजों को समझना है, किसके अंदर फ्यूरॉन न्यूक्लियस है, किसके अंदर पिप्रिडिन न्यूक्लियस है, ठीक है। गिव इट्स केमिकल नेम एंड यूजेस, और उसका केमिकल नेम और यूजेस। अगेन यहां पर मोड ऑफ एक्शन नहीं पूछा गया है। डिफाइन न्यूप्लाज्म एंड क्लासिफाई एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट विद एग्जांपल। अब न्यूप्लाज्म क्या होता है, जब एंटी न्यूप्लास्टिक पढ़ रहे हो तो न्यूप्लाज्म टर्म को पक्का पढ़ोगे, न्यूप्लाज्म होता क्या है, फिर वापस क्या बोल दिया, क्लासिफाई करना है और एग्जांपल देना है। इनलिस्ट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटी, दोनों लास्ट जो मैंने अभी उसको डिस्कस किया था यूपी वाला, उसमें भी था ये। एंड डिस्क्राइब एनी 2 सोर्सेस, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटी कौन कौन से, किसी 2 सोर्सेस को थोड़ा सा डिटेल में बता दोगे। व्हाट इज कोट्राइमाजोल, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड गिव 2 ब्रांड नेम ऑफ कोट्राइमाजोल। अगेन यहां पर क्या आया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया है। ये अब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि महाराष्ट्र वाले में इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे दिया है, यूपी वाले पेपर में एक भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं था, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्चुअली अपने कोर्स में भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहां पे अभी 2 आए हैं अभी तक, अभी हम देखते हैं, बात करते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डायरेक्ट आ गया है। ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोपिल, अब डायरेक्ट क्या आ गया, केमिकल स्ट्रक्चर आ गया और क्लासिफिकेशन आ गया है। गिव स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजेज एंड ब्रांड नेम ऑफ इबुप्रोफेन, ठीक है, ब्रांड नेम आ गया है, आगे आते हैं। क्लासिफाई एड्रेनर्जिक ड्रग, एड्रेनर्जिक ड्रग को डायरेक्टली क्या आ गया है, क्लासिफाई करने के लिए आ गया है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड गिव केमिकल नेम ऑफ नेफ्थाजोलिन, अगेन क्या आ गया, स्ट्रक्चर है और केमिकल नेम है। एक्सप्लेन डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है बता दोगे उसको। क्लासिफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विद एग्जाम्पल, है ना। जब हम पढ़ रहे हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं तो पता होना चाहिए ना, डायबिटीज होती है, डायबिटीज 2 टाइप की होती है, ठीक है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, सिलेक्ट द ड्रग फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्ट एज अल्काइलेटिंग एजेंट। अब जो अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, इन व्हाट डोजेस फॉर्म एजिथ्रोमाइसिन इज गिवन, किस डोजेस फॉर्म में एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है, तो कॉमन एंटीबायोटिक है ये। द बेसिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन फिनाइटोइन इज, फिनाइटोइन के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, पायराजोल, इमिडाजोल। टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन वॉल्यूम यूज अ, टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन वॉल्यूम यूज अ, एक्यूरेटली नोन वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बीकर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क या मेजरिंग सिलेंडर। अब ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक का, उसके हिसाब से एक तरह से कह सकते हैं तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। कैथारेटिक्स आर द ड्रग यूज्ड टू, कैथारेटिक्स किस लिए इस्तेमाल होता है। अब यहां पर क्या हमारे पास थोड़ी सी हमारे नॉलेज, अगर हमने थोड़ा सा अच्छा से नॉलेज पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। अगेन यहां पे बात करूं मैं तो मोड ऑफ एक्शन के 2 क्वेश्चन आए हैं जो कायदे में नहीं आने चाहिए थे। इन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट टू प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन ऑफ बैरियम सल्फेट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश हैज बीन एडेड इन द रिएजेंट। सल्फेट के लिमिट टेस्ट में अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा अंदर डिटेल में चले गए कि सल्फेट हो रहा है तो सुपर सैचुरेशन को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा, थोड़ा सा डिटेलिंग में चले जाओ कि अंदर जाके जिन्होंने पूरा डिटेल में कर रखा है उनको अच्छे से पता होगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। टू प्रिवेंट डेंटल केरीज, टूथपेस्ट शुड कंटेन, टूथपेस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, सिंपल है, सबको ही पता होता है, ये तो पक्का पता होगा क्योंकि पढ़ते वक्त तो दिमाग में आ जाता है, अच्छा ये होता है हमारे टूथपेस्ट में। आगे आते हैं। द एंटीफंगल ड्रग कीटोकोनाजोल कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, उसके अंदर कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। लैसिक्स इज अ पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ, लैसिक्स जो है ये किसका ब्रांड नेम है, किस दवाई का ब्रांड नेम है, ठीक है। नेम द एंटी डिप्रेशन एजेंट विच इज डाइबेंजापीन डेरिवेटिव, ठीक है। अब आगे आते हैं मैच द कॉलम, बीटा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4, ये कौन से बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन 1 के साथ मैच द बीटा ब्लॉकर। ये थोड़ा महाराष्ट्र का पेपर में मानता हूं, थोड़ा सा कंपेयर टू यूपी के पेपर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टफ मान सकते हैं। चीजें यहां थोड़े से दिमाग चलानी पड़ेंगी, बिना दिमाग चलाए यहां पर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहां पर क्या क्लासिफिकेशन कर दिया है, क्लास 1 2 3 4। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किस क्लास में आता है, बीटा ब्लॉकर किस क्लास में आते हैं, सोडियम चैनल किस क्लास में, पोटेशियम चैनल किस क्लास में है, ठीक है। द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज, इस ग्रुप का नाम क्या है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में सीखेंगे इसको या सीखते हैं। इन व्हाट डोजेस फॉर्म आइसोजोरबाइड डाइनाइट्रेट, डोजेस फॉर्म है ना, किस डोजेस फॉर्म में से दिया जाता है, टैबलेट है, सॉल्यूशन है, इंजेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनासाइड इज फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव।
अब यहां पर हमको नॉमेनक्लेचर का ज्ञान होना चाहिए कि फिनाइल एसिटिक एसिड का फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में कौन से NSAID आते हैं, ये पता है तो हम यहां पर इसको कर ले जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें वही वाली बात जो मैंने HAP में बात की थी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो थोड़े से क्या है दिमागी रहेंगे। दिमागी इन द सेंस थॉरोली पढ़ रखा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, और अगर थॉरोली नहीं पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें टफ लगेंगे। ये स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ नंबरिंग ऑफ एक्रिडीन, एक्रिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कैसे नंबरिंग करते हैं। राइट नेम एंड यूजेस ऑफ ड्रग कंटेनिंग इमिडाजोलिन हेट्रोसाइकिल, ठीक है ना। यहाँ पूरा क्वेश्चन हमारा किससे आ गया है, IUPAC से आ रखा है। द स्ट्रक्चर ऑफ पैराडीन इज, पैराडीन का स्ट्रक्चर क्या है, 2-एसिटोबेंजोइक एसिड इज IUPAC नेम ऑफ, ये किसका IUPAC नेम है। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोमल ग्रुप, कार्बोमल ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक एजेंट। आगे आते हैं, और आगे अब कुछ नहीं है, इसमें खत्म है। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, एक बात समझ में आ रही होगी, जो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं अगर दो उसका मैं यहाँ मेरे पास 2 ही पेपर हैं और भी आ जाएंगे तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, हमको थॉरो स्टडी मतलब थोड़ा सा डिटेल, मतलब जो हम लोग लेके चलते हैं, अगर पूरा पढ़ रखा है तो मतलब प्रॉपर पढ़ोगे तो ये कर ले जाओगे। अगर थोरो स्टडी नहीं करा है तो मेरा कहने मतलब ये है, पास तो इजीली हो जाओगे अगर तुम लोग सब्जेक्ट की हेडिंग। यहां पे फिर मैं बात करना चाहूंगा, जो बार बार मैं एक फोकस कर रहा था, मोड ऑफ एक्शन यूपी के पेपर में एक भी नहीं था, महाराष्ट्र में मोड ऑफ एक्शन 2 के दे दिए हैं। अब ये कैसे आए हैं ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मोड ऑफ एक्शन अपने कोर्स में, देखो मोड ऑफ एक्शन अगर होता कोर्स में तो भर भर के आता मोड ऑफ एक्शन, ठीक है ना। भर भर के आया क्या है, यूजेज, स्टोरेज कंडीशन, तमाम चीजें आ रखी हैं, और ये IUPAC वाला पार्ट आ रखा है। बात समझ में आ रहा है। तो जो मोड ऑफ एक्शन है वो यहां पर अपने पास 2 आ गए हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए थोरो स्टडी करनी चाहिए, और पास होना है आराम से 50 से 60 नंबर लेके आने हैं। तो सब्जेक्ट की हेडिंग की अच्छे से क्या कर लोगे, सब्जेक्ट हेडिंग को अच्छे से पढ़ लेना है, कौन ड्रग किसके अंदर आता है, क्लासिफिकेशन थोड़ा समझ लेना है, और सबकी डेफिनेशन कर लेनी है। पास बड़े आराम से हो जाओगे। क्लियर है। महाराष्ट्र का पेपर कहीं ना कहीं कंपैरेटिव थोड़ा सा टफ रहा, ठीक है। टफ रहा मतलब थोड़ा सा दिमागी रहा, टफ नहीं कहेंगे, दिमाग वाला पेपर था कंपेयर टू जो यूपी का पेपर था। वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं, यहां डायरेक्ट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम कहेंगे यहां पर एक तरह से 80% डायरेक्ट क्वेश्चन है, और 20% तुम्हारे थोड़ा सा दिमाग लगने वाले क्वेश्चन है। 20 से 25% जहां पे दिमाग लग करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये पेपर को एक सैंपल पेपर की तरह लें, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा मैं फिर वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, पेपर अगर किनारे आ चुके हैं, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई की, वो लोग इसको समझें कि कैसे पेपर आता है। जो लोग किनारे पे आ चुके हैं कि अब पेपर आ ही गए हैं, तो इस 20% के चक्कर में अपना 80% मत खो देना। बात समझ में आ रही है। तो मेरा लेक्चर की हेडिंग भी थी कि इसको समझ लिया तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें समझना ये है, पेपर कितना भी टफ होगा, अगर हम लोगों ने ये 80% कवर कर रखा है, यानी कि मेन पूरे सिलेबस हमें अच्छे से आता है, याद कर रखा है, तो हम लोग क्या कर जाएंगे, बहुत इजीली पास कर जाएंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो वो लोग ध्यान दें, हमें यहां ध्यान देना है, बहुत ज्यादा डीप या थोरो जाने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ एक्शन यहां पे 2 आ गए हैं, कोई बात नहीं, तब भी हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। यूपी वाले पेपर में बिल्कुल नहीं था, यहां महाराष्ट्र वाले पेपर में 2 आ गए हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका ओवरऑल केक क्या था, एक रिव्यू टाइप था कि पेपर कैसे आ रहे हैं, और यहां से तुम लोगों के माइंड सेटअप हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेबस की हेडिंग हमें याद होनी चाहिए, बस पेपर हमारा सारा वहीं से आ रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सारी बातें। तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट करें। ओके, ऑल द बेस्ट।